आज मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के 24वें कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी साहब को अपनी स्वलिखित पुस्तक इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल भेंट करने आया और मैं PRO डॉक्टर सुधांशु शेखर और उनके PA श्री शंभू नारायण यादव के समक्ष उन्हें भेंट की। तत्पश्चात डॉक्टर सुधांशु शेखर ने मुझसे आग्रह किया कि आप BNMU संवाद में शिवनंदन बाबू के संबंध में कुछ बातें जानकारी के लिए अवश्य देने का काम करें, और उसी सिलसिले में मैं अभी आपके समक्ष शिवनंदन बाबू के बारे में कुछ जानकारी की बातें बताने जा रहा हूँ। शिवनंदन प्रसाद मंडल, जिनके नाम मधेपुरा में अभी SNPM स्कूल है, हाई स्कूल शिवनंदन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय माध्यमिक विद्यालय और शिवनंदन प्रसाद मंडल विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज भी है। वो स्कूल जिसका नाम अभी शिवनंदन प्रसाद मंडल है, उसी स्कूल के शिवनंदन बाबू छात्र भी रहे। हालांकि यहाँ एक जानकारी की बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी में भागलपुर ज़िला था तो उस समय में 3 सितंबर 1845 ईस्वी में मधेपुरा को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त हुआ था, और तब से मधेपुरा में लगभग 50 वर्षों तक शिक्षा का कोई भी स्कूल तक नहीं खुला सरकार के द्वारा। 1896 ईस्वी में, यानी लगभग 50 वर्ष बाद, अनुमंडल बनने के 50 वर्ष के करीब एक स्कूल खुला जिसका नाम सीरीज इंस्टीट्यूट था। वो चौथा से लेकर छठा क्लास और फिर बढ़ते बढ़ते मैट्रिक क्लास तक की पढ़ाई उसमें होने लगी। तब शिवनंदन बाबू भी अपने गांव रानीपट्टी से आए और उसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने लगे, और वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हुए वहीं के वो शिक्षक भी बन गए। जब वो शिक्षक बने उस समय में भूपेंद्र नारायण मंडल, जिनके नाम ये विश्वविद्यालय है, इनका भी घर रानीपट्टी है। ये उस स्कूल के छात्र हुआ करते थे और शिवनंदन बाबू उनके शिक्षक। और तब देश में साइमन कमीशन का बहुत बोलबाला था। साइमन गो बैक हर शहर में लोग नारे लगाते थे, आंदोलनकारी लोग तख्ती पर लिखकर साइमन गो बैक। उसी में शिवनंदन बाबू भी अपने को नहीं रोक पाए और वो भी आंदोलनकारियों के साथ उनको सहयोग करने लगे। फल यह हुआ कि उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया, शिक्षक वो नहीं रहे, और वो तब पूरा के पूरा आंदोलनकारी बन गए, स्वतंत्रता सेनानी बन गए। और शिवनंदन बाबू हमेशा गांधीयन टोपी पहनते थे। वो गांधीवाद में विश्वास था उनका, सत्य और अहिंसा में उनका विश्वास था। इसीलिए उस ज़माने में
एक सियाराम दल कायम हुआ था। सियाराम दल के जो सरगना थे सियाराम जी, वो भागलपुर के सुल्तानगंज साइड के रहने वाले थे और आंदोलनकारियों के साथ वो सरकार के जो थाना या ओटीपी या फांड़ी ये सब पर रात में धावा बोलकर वहाँ से हथियार उपलब्ध करा के और आंदोलनकारियों को दिया करते थे। वो पहले गंगा के दक्षिणी किनारे में भागलपुर की तरफ ये कारोबार करते थे। बाद में वो गंगा पार कर आलमनगर फुलौत के आसपास भी थाने में रात में जाकर और वहाँ से पुलिस के जिम्मे जो हुआ करता था हथियार वो लेकर आंदोलनकारियों को दिया करते थे। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई माने हत्या भी कर देनी पड़ती थी जब पुलिस जो मुठभेड़ हो जाता था हथियार छीनने में। तो इस बात से शिवनंदन बाबू चूँकि पूर्ण रूप से वो अहिंसक थे, हिंसा में उनका विश्वास नहीं था, तो वो इस बात के लिए नेपाल चले गए। नेपाल के जंगल में बोकरो के टापू पर वो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे क्रांतिकारी लोग वहाँ पर आज़ाद दस्ता का ट्रेनिंग देते थे युवाओं को। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो ऊंचाई पर ट्रांसमीटर ऑपरेटर का काम करते थे, संदेश भेजते थे कि युवाओं को अब क्या करना है। तो ये सारी बातें हो रही थी। उसी समय में शिवनंदन बाबू पहुँचे और वो समापन हो रहा था 6 महीने का जो ट्रेनिंग था आज़ाद दस्ता का। तो 1943 में उस माने ट्रेनिंग के समापन की अध्यक्षता शिवनंदन बाबू को ही उन्होंने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने, कि आप ही की अध्यक्षता में ये समापन होगा। और उन्होंने पूरे जोश खरोश के साथ उन आंदोलनकारियों को भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की शपथ दिलाई और कहा उनको कि अगर आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो पैर पीछे हम लोग नहीं हटाएंगे। तो ऐसे शिवनंदन बाबू माने संगठित करके देश को आज़ाद करने के लिए रात दिन काम करते रहे। कभी कभी तो रात भर वृक्ष के ऊपर ही 2 रात 3 रात सोए रहते थे, जगे रहते थे और गतिविधियों का अंदाज़ा लगाते रहते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय में, उससे पूर्व ही 1937 ईस्वी में इन्होंने चुनाव लड़ा और पचगछिया के बाबू भूपेंद्र नारायण सिंह से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। और तब ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनाए गए थे उस ज़माने में। बाद में ऐसा हुआ कि जब भारत का संविधान लिखा गया तो भारत के संविधान को हाथ से लिखा गया था 2 प्रतियों में। और आपको पता होगा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में अस्थाई अध्यक्ष बने थे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसा हुआ कि जब वो लिखा गया संविधान तो नियम के अनुसार संविधान पर कि उस प्रति के अंत में हस्ताक्षर करना पड़ता है जो
अध्यक्ष हुआ करते हैं उनका। और इसी कारण से दिल्ली से वो संविधान की कॉपी, जो मूल कॉपी थी 2, जिसमें कि हाथ से लिखी गई थी कॉपी, उस कॉपी को लाया गया ट्रेन से पटना, चूँकि सर सच्चिदानंद सिन्हा पटना में उन दिनों बीमार थे और वो उठने बैठने की स्थिति में भी नहीं थे। तो उस समय में जब वहाँ उनको लाया गया तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, तो उस समय शिवनंदन प्रसाद मंडल और बाबू जगजीवन राम और विनोदानंद झा, ये लोग जो आज़ादी के माने दीवाने थे और देश के लिए जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, ये लोग भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। तो ये भी वहाँ मौजूद थे जिस समय में हस्ताक्षर किया गया था मूल कॉपी पर। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो मधेपुरा जो बना था अनुमंडल 1845 ईस्वी में, उस समय में मैंने 2 ही ठो थाना था, वो किशुनगंज और बनगांव और एक मधेपुरा में, और इसी से सब कंट्रोल होता था। सहरसा में कोई फाड़ी भी नहीं, कोई भी स्थान सहरसा का उस समय नहीं था। लेकिन बाद में जब ज़रूरत हुई कि अब कमिश्नर भागलपुर ने कहा कि बहुत बड़ा ये भागलपुर ज़िला है, इस ज़िले को गंगा पार एक ज़िला और बनाना चाहिए, 2 भाग करना चाहिए। उस सिलसिले में वहाँ से 3 आदमी की कमेटी बनाई गई कि तुम लोग गंगा पार जाओ और देखो कि 1845 का जो अनुमंडल है मधेपुरा और 1870 में जो अनुमंडल बना है सुपौल, तो यही सब जगह पर घूम करके देखो कि कहाँ पर ज़िला बनना लोगों के लिए सुविधाजनक होगा, वो स्थान का चयन करो, रिपोर्ट करो। वो लोग जब आए यहाँ कमेटी के लोग, तो उन लोगों ने देखा कि मधेपुरा से सहरसा की दूरी 20 या 22 किलोमीटर है, जो रेल से और रोड से कनेक्टेड है। और फिर सुपौल से भी देखा कि सुपौल से भी सहरसा की दूरी लगभग वही है, 20-22 किलोमीटर के बीच, और उसको भी रोड और रेल दोनों से कनेक्शन है। तो उन लोगों ने रिपोर्ट किया कि यदि सहरसा को ज़िला बना दिया जाता है तो मधेपुरा मुख्यालय जो है अनुमंडल मुख्यालय, वहाँ से लोगों को आने जाने के लिए रोड और रेल दोनों की सुविधा मिलेगी, और सुपौल अनुमंडल से भी लोगों को रेल और रोड से आने की सुविधा हो जाएगी। इसीलिए बेहतर होगा सहरसा को ज़िला बनाना। और तब ऐसा हुआ कि 1 जून 1944 को सहरसा को सब डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, और सहरसा सब डिस्ट्रिक्ट बना तो कमिश्नर भागलपुर ने वहाँ ऑथराइज किया एक मजिस्ट्रेट को कि जो सहरसा ज़िला का फाइल ऑपरेट करेगा वहीं पर, और साल भर 1.5 साल 2 साल के लगभग सहरसा सब डिस्ट्रिक्ट का फाइल भागलपुर से ही ऑपरेट होता रहा। और उसका ऑपरेट करने वाला पहला मजिस्ट्रेट जो था उसका नाम था मंगल सिंह। तो वो बाद में वहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट का जो स्थान था वो शिफ्ट हुआ सहरसा स्टेशन से पश्चिम, जहाँ पर कि वो जेल ही सब बना हुआ है, वहीं पर एक घर लेकर उसी में किया गया सब डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस। और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए सारे कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं
को धीरे धीरे दिया जाने लगा। जैसे कि सहरसा जिला बना 1 अप्रैल 1954 को, लेकिन 52 ईस्वी में ही सहरसा को जिला परिषद बना दिया गया और सिविल सर्जन भी जिला के लिए आवश्यक है स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो बड़ियाही हेल्थ सेंटर था, उसको प्रमोट किया गया और वहीं पर माने सिविल सर्जन को पोस्ट कर दिया गया। जब 1 अप्रैल 1954 को जिला बनाया जा रहा था, उस दिन भी सहरसा मधेपुरे अनुमंडल में था, वो अपना अनुमंडल भी नहीं था। और 1-2 घंटा पूर्व मधेपुरा अनुमंडल से सहरसा को एक दर्जा दे करके सहरसा सदर अनुमंडल घोषित किया गया और उसके बाद मधेपुरा, सहरसा, सुपौल तीनों अनुमंडल मिलाकर सहरसा जिला डिक्लेयर किया गया। अब बात ऐसी हुई कि एक हवा चल गई मधेपुरा तरफ। अभी भी वो हवा गांव देहात में जो बूढ़े लोग हैं अभी भी बोलते हैं कि शिवनंदन बाबू सो गए थे, इसीलिए मधेपुरा जिला नहीं बना, सहरसा बन गया। ये बात आई कहाँ से, इसी को जानने के लिए हमने ये बातें कही कि जब सहरसा 1 अप्रैल 1954 को जिला बना और देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब ही 1 जून 1944 को सहरसा को कमिश्नर ने सब डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया था और तब से वो सब डिस्ट्रिक्ट अपने स्वरूप को बढ़ाते बढ़ाते और इतना मैंने सब कुछ पूरा कर लिया कि 1 अप्रैल को उसने जिला का दर्जा पा लिया सहरसा ने। तो इसमें सोने नहीं सोने की बात कहाँ से आ जाती है, ये इस बात के जड़ में भी मैं जानने की कोशिश किया हूँ इस किताब को लिखने के क्रम में। और मुझे जानकारी के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि शिवनंदन बाबू सो गए थे इसीलिए जिला नहीं बना, वो अपना दिमाग साफ कर लें इस बात से कि शिवनंदन बाबू हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। शिवनंदन बाबू को अंग्रेजी में भाषण देने के लिए कलकत्ता से माने एस.एन. बनर्जी, जो कि बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, वो बुलाते थे भाषण देने के लिए, लोगों को चार्ज करने के लिए, आंदोलनकारियों को। और जब वो एक बार मंच पर भाषण देने के बाद सेकंड रो में जाकर बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि अरे तुम फर्स्ट रो के आदमी हो, सेकंड में क्यों बैठते हो, तब उन्हें आगे में बैठाया गया। तो इस तरह से वो अंग्रेजी के भी विद्वान थे और हिंदी के और संस्कृत में तो पूरा गीता का श्लोक ही वो जिस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने भाषण में गीता के श्लोक ही बोलते रहते हैं, उसी तरह से शिवनंदन बाबू भी बोलते रहे। और ऐसा हुआ एक बार कि तारा स्थान जो है महिषी का, वहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ हुआ, महायज्ञ, जिस यज्ञ में चारों पीठ के शंकराचार्य को बुलाया गया था। और उस समय में अन्य जी जो राज्यपाल हुआ करते थे बिहार के, वो भी आए थे, दक्षिण भारत के हैं, वो उद्भट विद्वान संस्कृत के। तो ऐसा हुआ कि उस महायज्ञ का स्वागताध्यक्ष शिवनंदन बाबू को ही बना दिया गया। और जब चारों माने पीठ के वो क्या नाम कहते हैं, शंकराचार्य, संस्कृत में ही भाषण दिए, तो बाद में स्वागताध्यक्ष के रूप में शिवनंदन बाबू भी एक्सटेम्पोर संस्कृत में ही भाषण दिए। और ऐसा वैसा भाषण नहीं दिए, ऐसा मंत्र मुग्ध कर लिए कि वो जितना भी अगल बगल का गांव है, बनगांव, महिषी, चैनपुर, पर्री, ये तमाम के जो बूढ़े लोग थे, उन लोगों ने जब सुना इनको तो वो लोग अपने बच्चों से यह कहने लगे कि देखो, जब तोता भी संस्कृत में शास्त्रार्थ करता है
तो तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि वो आदमी आकर के और यहाँ पर वो शिवनंदन मंडल संस्कृत में माने पूरा सबको मात करके चला गया, और तुम लोग हाथी बेच लिया और कंधा पर सिक्कर लेके घूम रहे हो कि हमारे यहाँ माने मंडन मिश्र और भारती शास्त्रार्थ करते थे संस्कृत में और तोता भी संस्कृत बोलता था। तो ये खाली कहने के लिए तुम लोगों के पास है। तो उन्हीं दिनों में जब सहरसा जिला के काम से गांव के उन्हीं के गांव के 10-5 जो बूढ़े लोग वहाँ किसी काम से गए, तो वहाँ पर जो पंडित जी थे, जो वकील थे, वो लोग के पास जब बैठे तो कहे कि जो पंडित जी आपने के तो सहरसा जिला बन गए। तो उस पर उन्होंने कहा कि वो जिला माने इसीलिए बन गया कि तुम लोगों के जो शिवनंदन बाबू हैं वो सो गए थे, इसीलिए सहरसा जिला बन गया। ये गुस्सा था उन लोगों का, जो माने गुस्सा का इजहार उन्होंने किया। लेकिन जो उनके गांव से जो कुछ बंधु लोग गए थे वो तो शुद्ध हृदय के हैं होते थे। उन्होंने जब वापस गांव की तरफ मैंने कदम बढ़ाया तो जो कोई मिला वो उनसे यही कहा कि जानते हैं पंडित जी बोल रहे थे कि शिवनंदन बाबू सो गए थे, इसीलिए जिला सहरसा बन गया। तब इस बात को कैरी ऑन करता रहा, एक पुश्त से दूसरे पुश्त, फिर बेटा से पोता, पोता से फिर पोता। आज भी वो बात गांव में मैंने सिसक रही है, जहाँ तहाँ मरी हुई नहीं है कि शिवनंदन बाबू सो गए थे, इसीलिए मधेपुरा ज़िला नहीं बना, सहरसा ज़िला बन गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कंक्लूड करता हूँ यह कहते हुए कि हम लोगों को माने विश्वविद्यालय मिला है। भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे व्यक्ति के नाम पर जो समाजवाद के प्रेरणा स्रोत हैं इस इलाके में, जिनके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोला करते हैं। मधेपुरा में 1964 ईस्वी में उन्होंने एक भाषण में कहा था, मैं भी सुन रहा था उस भाषण को, उसमें कहा था, ये मधेपुरा वासियों तुम जानते हो मैं मधेपुरा बार बार क्यों आता हूँ, इसीलिए कि मधेपुरा की धरती ने जो भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे सपूत को पैदा किया है, जो निडर और निर्भीक होकर भारत के पार्लियामेंट में गरीबों के लिए बोलता है और आगे भी बोलता रहेगा। तो ऐसे महापुरुष जिनको कि शिवनंदन बाबू ने पढ़ाया भी, और शिवनंदन बाबू के गांधीवाद के जो माने बुनियाद पर उन्होंने अपने समाजवाद के इस गुंबज को खड़ा किया, वो भूपेंद्र नारायण मंडल और शिवनंदन प्रसाद मंडल, जो मधेपुरा में 1953 ईस्वी में टीपी कॉलेज खुला, तो आजीवन शिवनंदन प्रसाद मंडल वहाँ के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे, और भूपेंद्र नारायण मंडल लगभग सब दिन, वो कुछ दिनों को छोड़कर वो सचिव के रूप में कॉलेज को सींचते रहे, आगे बढ़ाते रहे। और आज जो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय है, वह विश्वविद्यालय किस तरह बना, कैसे कैसे बना, ये तो बहुत विस्तार का विषय है, इस पर मैं दूसरे दिन संवाद करूँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।